आजकल के लग्जरी फ्लैट्स देखते ही लोग इंप्रेस हो जाते हैं। ग्रैंड एंट्रेंस, स्विमिंग पूल्स, क्लब हाउस और बहुत सारी एमिनिटीज को देख करके लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन एक्चुअल में असली सवाल ये है कि क्या ये सारी चीज़ें एज इट इज़ जो दिखाई जाती हैं वो हमें एज इट इज़ ही मिलती हैं या इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं? क्या लोगों को सैम्पल फ्लैट और रियलिटी के बीच का डिफरेंस पता है? क्या लोगों को पता है कि CLP क्या होता है, आपका कार्पेट एरिया क्या होता है, आपका बिल्टअप एरिया क्या होता है, आपका सुपर एरिया क्या होता है, और इस तरीके के जो भी टर्म्स है क्या उसके बारे में एक्चुअल नॉलेज लोगों को है? अगर आपको भी ये सारे वर्ड सुन करके कंफ्यूजन होती है माइंड में, देन दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। तो आज के पॉडकास्ट में हमारा पूरा डिस्कशन इसी सारी चीज़ों पर होगा कि भाई ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, रियल एस्टेट में राइट प्रॉपर्टी को चूज कैसे करना है, या क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखना चाहिए परचेज करने से पहले, लैंड कैसे जस्टिफाई करनी है, वेरीफाई करनी है, और आपके जो फ्लैट्स है उसको किस तरीके से देखना है, इसमें रेरा का किस तरीके से क्या रोल आता है, और इन सभी मुद्दों पर डिस्कशन हम बहुत ही अच्छा करेंगे। और ये सारा डिस्कशन करने के लिए जो गेस्ट आज हमारे साथ में आने वाले हैं, उन गेस्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ही हैज़ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन लग्जरी रियल एस्टेट। तो ये पॉडकास्ट बेसिकली जो डिस्कशन होगा इसमें हम लग्जरी रियल एस्टेट को पूरी तरीके से फोकस करेंगे कि लग्जरी रियल एस्टेट का क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से इसको देखना चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज मैं अपने गेस्ट को बुलाना चाहूँगा। लेट्स वेलकम मिस्टर अंकुर द्विवेदी, जो आपको बताएंगे कि लग्जरी रियल एस्टेट में एक एक्सपेंसिव मिस्टेक करने से आप कैसे बच सकते हैं। और जुड़े रहिएगा हमारे साथ क्योंकि इसमें मजा और ज्ञान दोनों आएगा। अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट पे। कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छा हूँ ऋषित जी, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। चलिए, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अपने बारे में ऑडियंस को बता दें। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कानपुर। अच्छा। सो मेरा पेरेंटल हाउस कानपुर है। देन आफ्टर दैट मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद BBA कंप्लीट करने के बाद मैं पुणे शिफ्ट हो गया। देन पुणे से मैंने MBA कंप्लीट किया। अच्छा। पुणे में ही मैंने रियल एस्टेट सेक्टर में अपना फर्स्ट स्टेप लिया। पुणे से आपने स्टार्ट किया हुआ है? हाँ जी। अरे सो आई थिंक 1.5 year मैंने वहाँ पे वर्क किया। और देन उसके बाद मैं लखनऊ मूव किया और आई थिंक 10 साल हो गए मुझे लखनऊ में। और इन लास्ट 10 years में जो भी मेरे अप्स एंड डाउन्स इस मार्केट में रह के जो चीज़ें मैंने सीखी, जो समझी इस रियल एस्टेट सेक्टर से, सो कहीं ना कहीं वो आज के पॉइंट्स में आप बिल्कुल ज़रूर। तो बेसिकली मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि 10 साल का टोटल एक्सपीरियंस आपका रियल एस्टेट सेक्टर में ही है? आप कॉलेज पास आउट होने के बाद मैंने कुछ वर्क किया था। अच्छा। आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री में था और देन आपका सिक्योरिटी सिस्टम में था। तो ओवरऑल मेजर जो मेरा वर्क रहा है वो आपका रियल एस्टेट सेक्टर में है। 10 साल पहले जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते थे और आज जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो तो बेसिक क्या बिहेवियर आपको चेंजेस में दिखता है? 10 साल पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो इनिशियल जो बायर रहता था वो ओवरऑल आपके फ्लैट के लेआउट पे डिस्कशन करता था। अच्छा। देन वो आपका पर स्क्वायर फीट रेट पर डिस्कशन करता था जी। बट अगर आज के टाइम की मैं बात करता हूँ तो बायर आपका लिविंग लाइफस्टाइल सर्च कर रहा है, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, एमिनिटीज। सो ये सारी चीज़ें बायर ज़्यादा सर्च कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आज की डेट में। अगर कोई बायर मार्केट में है तो एक लिविंग लाइफस्टाइल परचेस करना चाह रहा है, सो उसकी वो अपनी कॉस्ट भी बेयर करना चाह रहा है, बट वो जो चीज़ चाह रहा है मार्केट में उस लेवल पे चीज़ें मिलती हैं। तो आप ये कहना चाहते हो कि आज के जो बायर्स हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि उनको लाइफस्टाइल कैसा मिलेगा, एमिनिटीज़ किस तरीके की मिलेंगी, स्पेस कैसा है सोसाइटी में, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ओवरऑल कम्युनिटी कैसी है। ओवरऑल कम्युनिटी कैसी है। बिल्कुल। तो आपके अकॉर्डिंग प्रीमियम प्रॉपर्टी को अगर चूज करना हो तो उसके क्या बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप एक लग्जरी प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर रहे हो? देखिए, अगर मैं प्रीमियम प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन बहुत मैटर करता है। लोकेशन कैसी है, सराउंडिंग्स डेवलपमेंट कैसा है, देन आफ्टर दैट आपका बिल्डर क्रेडिबिलिटी कि बिल्डर ने अभी तक कितना वर्क किया है, किस लेवल के प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, उनके कमिटमेंट कैसे रहे हैं मार्केट में, ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। देन आपका लीगल क्लियरेंस, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हैं तो लीगली वो सारी चीज़ें सर्टिफाइड हैं, सारी NOCs क्लियर हैं, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है कि लग्जरी प्रॉपर्टी एक बायर के लिए चूज करना इजी होता है या जस्ट एक नॉर्मल प्रॉपर्टी? देखिए, लग्जरी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये लग्जरी लेवल आज की डेट में हर एक प्रॉपर्टी में यूज हो रहा है। बिल्कुल। बट अगर मैं बात करूँ कि लग्जरी बहुत ही
रेयर प्रोजेक्ट्स होंगे जो इस लेवल पे वर्क कर रहे होंगे। लग्जरी का मतलब इटालियन मार्बल फिनिशिंग ही नहीं होता है, ये पार्ट है लग्जरी का जी। बट आपका एक पीस, एक कम्युनिटी लिविंग, कैसा स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी कैसी है, प्राइवेसी कैसी है, हर एक चीज आपका उस पॉइंट पे आ जाती है। लग्जरी का लेबल तो बहुत सारे लोग लगा लेते हैं, बहुत सारे क्या मतलब मैं तो ये मान रहा हूँ कि मोस्टली जो भी फ्लैट्स में आ रहे हैं सेगमेंट्स वो सब यूज करते हैं कि भाई लग्जरी है लग्जरी है लग्जरी, बट व्हाट इज द एक्चुअल पैरामीटर ऑफ लग्जरी? एक्चुअल लग्जरी प्रोजेक्ट को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे करोगे? देखिए, लिविंग लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में अगर कोई प्रेफर कर रहा है लग्जरी सेगमेंट में तो वो रेट पे बात नहीं करते हैं। उनको एक अच्छा स्पेस चाहिए होता है और एक अच्छी सराउंडिंग्स चाहिए होती हैं जो कि आपको एक प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में ही मिलती है। और अगर लो डेंसिटी में किसी आप प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में एंटर करते हैं तो जहाँ पे कम पब्लिक होगी वहाँ पे अच्छा मेंटेनेंस होगा और अच्छे लेवल पे वो चीज़ें आगे चल के ग्रोथ पे आती हैं। अगर मैं एप्रिसिएशन की बात करता हूँ, उस प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन भी अच्छी आती है और देन आपका उसी लेवल पे वो प्रॉपर रनिंग भी रहती है मार्केट में, अगर मैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखता हूँ तो। एक बेसिक कॉमन मिस्टेक कस्टमर्स क्या करते हैं आपके हिसाब से प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले? नॉर्मली सैंपल फ्लैट देखकर लोग इमोशनली चीज़ें अट्रैक्ट करके इमोशनली डिसीजन लेते हैं जो कि नहीं होना चाहिए जी। ऑफिस से बात है, सैंपल फ्लैट देख करके आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप अपने फ्लैट को किस लेवल पे डिज़ाइन कर सकते हैं, बट जो कि आपके एक्चुअल आफ्टर पोजीशन जो फ्लैट हैंडओवर होता है उसका पार्ट नहीं होता है। बिल्कुल। सो उसके लिए आपको मेजर आपका स्मार्टनेस, अगर आप स्मार्टली वर्क कर रहे हैं और आप एक लीगल क्लैरिटी के साथ, प्रोजेक्ट की लीगल क्लैरिटी है कि नहीं है, बैंक अप्रूवल जो कि आपके बेसिक टर्म्स बिल्डर के क्लियर रखता है, सो अगर उस पर आप जाते हैं तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाती है इन सब चीज़ों में। अगर लग्जरी प्रॉपर्टी हमें परचेज करनी है तो सबसे पहला पैरामीटर क्या होगा उसको चेक करने का? लोकेशन। आप किस लोकेशन पे हैं, ओके। सराउंडिंग्स कितना डेवलपमेंट है, ओके अप्रोच कैसी है जी, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, देन सराउंडिंग्स में आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बट इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट के अंदर हम ऐसा क्या दे रहे हैं जिससे हम एक लग्जरी को डिफाइन कर सके? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जी कि पहले के बायर और आज के बायर में जो डिफरेंस है, जी। आज का बायर ऑलरेडी सारा सर्वे कर चुका है, सो वो जब प्रॉपर्टी के अंदर एंटर करता है तो उसकी बेसिक नीड्स क्या है वो फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्टली आपका एम्बियंस कैसा है सोसाइटी का, ओपन स्पेस कैसा है, सिक्योरिटीज कैसी है, प्राइवेसी कैसी है, देन आपका एमिनिटीज क्या वर्क कर रही हैं जो उनके लिए यूजफुल हो जी। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपने लोकेशन को सबसे पहला महत्व दिया है कि भाई सबसे पहला पैरामीटर लग्जरी का है कि एक लग्जरी लोकेशन अगर है तो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं लग्जरी साबित होगा। तो लोकेशन और अगर बिल्डर क्रेडिबिलिटी में हमें चूज करना हो तो सबसे पहले क्या चूज करना चाहिए? देखिए, लोकेशन और बिल्डर क्रेडिबिलिटी में दोनों ही एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। लोकेशन आपका मैटर करता है जी। बट अगर बिल्डर क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो वो आपको रॉन्ग लोकेशन को भी एक बेटर ऑप्शन बना सकता है। सो अगर आप किसी भी बिल्डर की बात करते हैं और वो उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है और मार्केट में वो अच्छा वर्क कर रहे हैं तो वो किसी भी प्लेस में अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, उस मार्केट को वो कैप्चर कर सकते हैं। नहीं, एज अ बायर अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए मुझे कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी तो मुझे आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि मैं पहले लोकेशन प्रेफर करूं या बिल्डर क्रेडिबिलिटी देखूं? देखिए, लोकेशन तो मैटर करता ही करता है बट बिल्डर क्रेडिबिलिटी उससे ज़्यादा। ओके। बिल्डर क्रेडिबिलिटी में आपको पता है कि ये बिल्डर किस लेवल पे प्रोजेक्ट डिलीवर करेगा, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को वो फुलफिल कर रहा है, वो एमिनिटीज़ और वो चीज़ें मेरे यूजफुल हैं नहीं है, उस बेस पे ही आप डिसीजन ले सकते हैं। तो बिल्डर क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं अपर रहेगा। ओके। तो अगला सवाल तो मेरा यही है जिसका शायद पहले आपने आंसर दे दिया बट फिर भी मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन करके पूछूंगा कि सैंपल फ्लैट का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है किसी भी फ्लैट के सिस्टम में, तो सैंपल फ्लैट बेसिकली मतलब एक तरीके से एक अजम्पशन क्रिएट करता है मार्केट में कस्टमर्स के माइंड में, या ये एक्चुअल है रियलिटी में? मतलब जिस तरीके का हम दिखाते हैं एग्जैक्टली वही डिलीवर करते हैं, या वो सिर्फ एक अट्रैक्शन के लिए होता है कि भाई वो इतना खूबसूरत फ्लैट हमारा दिख रहा है, इस तरीके का हम बना करके देंगे और ऐसा वैसा निकलेगा? देखिए ऋषित जी, आप जो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ये सच है
अच्छा। बट ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, सैंपल फ्लैट जो कि एक फर्स्ट टाइम बायर जो मार्केट में आता है और वो एक रॉ फ्लैट से वो विजुलाइज नहीं कर पाता कि उसकी जो नीड है वो वहाँ पे फुलफिल हो पा रही है, उस स्पेस को वो कैसे यूटिलाइज कर सकता है। दैट्स वाई एक सैंपल फ्लैट से उसको एक बेसिक आइडिया के लिए डिज़ाइन किया जाता है। देन अगर आपका सैंपल फ्लैट की बात करता हूँ तो सैंपल फ्लैट वो आपको सिर्फ दिखाने के लिए होता है। उससे आप एक विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके फ्लैट को मतलब सैंपल फ्लैट का बेसिक यूज जो मैं समझ पा रहा हूँ आपके हिसाब से कि वो बस ये दिखाने के लिए है कि भाई दिस इज द स्पेस। अब उस स्पेस को हमने जिस तरीके से यूटिलाइज किया है, आप इसको अपने तरीके से देखिए कि आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उस स्पेस को। अच्छा, सैंपल फ्लैट के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं एमिनिटीज के ऊपर, तो एमिनिटीज को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे सर कि एमिनिटीज का क्या एक्चुअल यूज है, या कुछ एमिनिटीज ऐसी होती हैं जो लोग कहते हैं कि भाई हम तो पता चला हम जिम जाते ही नहीं है लेकिन जिम बना है, हम स्विमिंग पूल यूज करते नहीं है लेकिन पूल है। तो एमिनिटीज को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल अगर मैं एमिनिटीज की बात करता हूँ तो जो एमिनिटीज यूजफुल होती हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट उसी पे डिफर करता है। अच्छा। अगर मैं आज की डेट में स्विमिंग पूल की बात कर रहा हूँ जो एक बेसिक एमिनिटीज का पार्ट है, कॉमन एरिया जो कि एक बेसिक एमिनिटीज का पार्ट है, उस कॉमन एरिया को किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है। जन आपका गार्डन एरिया हो गया, जिम एरिया हो गया, स्विमिंग पूल एरिया हो गया, और देन आपका सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, कार पार्किंग हो गया, ये सब आपकी बेसिक एमिनिटीज में आ जाता है जो कि आपके लिए प्रॉपर यूजफुल है, ठीक है। देन कुछ अदर एमिनिटीज होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ाती है, बट उनका आपकी लाइफ में कोई यूज नहीं होता है। सो ओवरऑल क्या है कि देखिए, लग्जरी की अगर बात करते हैं तो हर एक कस्टमर की अपनी चॉइस होती है जी। किसी को क्रिकेट प्रैक्टिस पिच भी चाहिए, किसी को बास्केटबॉल कोर्ट भी चाहिए, किसी को पिकल बॉल कोर्ट भी चाहिए। तो ओवरऑल हर एक पैकेज जो आज का बायर सर्च कर रहा है वो इतना स्मार्ट हो चुका है कि उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए, और वो हर एक चीज़ वहाँ पे कैलकुलेट करता है कि अगर मैं ये कॉस्ट बेयर कर रहा हूँ तो इस बेस पे मुझे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट में आप क्या चूज करेंगे अगर आपको अपने लिए परचेज करना हो? लो डेंसिटी हाई डेंसिटी में अगर मैं बात करता हूँ, लो डेंसिटी ऑफिस से बात है, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ मेंबर्स सोसाइटी में कम होंगे तो प्रॉपर मेंटेन रहेगी, ज़्यादा ईगो क्लासेस नहीं आते हैं, सेम माइंडसेट के लोग अगर होते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स कम है, और स्पेस उसी हिसाब से कॉमन एरिया यूटिलाइज होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। नहीं, एक्चुअली कैसी है, आपका नेबर कैसा है, आपके सराउंडिंग्स में लोग कैसे हैं, ये चीज़ें। नहीं, आजकल एक बड़ा सिस्टम चल रहा है मार्केट में एक अट्रैक्शन के लिए कि लोग आजकल प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं। कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जो बड़े लेवल के बिल्डर्स हैं, प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहते हैं, वो पूरी एक टाउनशिप बनाना चाहते हैं। तो वो उसमें अपार्टमेंट भी देना चाहते हैं, उसमें रो हाउसेस भी देना चाहते हैं, विलास भी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो पूरा सब मिला करके ना एक बड़ा हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट हो जाता है। तो क्या उसमें से हमें मतलब एक हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट ओवरऑल अगर मैं बात करूं मार्केट की, हर बिल्डर अपने लेवल पे एक बेस्ट डिलीवर करता है जी। बट अगर मैं बात करूं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस प्रोजेक्ट में आप 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK विलास सारे ऑप्शंस दे देते हैं, तो हर एक माइंडसेट की जेंट्री वहाँ पे रह रही होती है जी। हो सकता है आप उसके साथ कंफर्ट ना हो, आपको एक प्रीमियम लिविंग चाहिए, सेम माइंडसेट के लोग चाहिए, सराउंडिंग्स कम्युनिटी एक ईज चाहिए जो आपको अंडरस्टैंडिंग हो, आपके लिए लोग एक दूसरे को समझ सकें। तो वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो दैट्स वाई लो डेंसिटी में क्या है कि अगर आप जा रहे हैं, सेम माइंडसेट के लोग मिलते हैं, प्रॉपर्टी रन करने में इजी हो जाता है कि किस लेवल पे मेंटेनेंस आ रहा है और कैसे वो मेंटेन हो रही है, क्योंकि यूजुअली वो नेबर कैसा आ रहा है। लो डेंसिटी में मेजर इन्वेस्टर्स होते हैं, 2 BHK ऑप्शन है, 3 BHK ऑप्शन है, इन्वेस्टर्स होते हैं, वहाँ पे वो रेंट आउट कर रहे हैं, तो किस लेवल का रेंट पे वहाँ टेनेंट आ रहा है, या फिर आपका एक्चुअल जो बायर है वो किस लेवल पे है, एक बिजनेस क्लास है, एक आपका नॉर्मल क्लास है, एक मिडिल क्लास है। तो हर तरह की जेंट्री जब जहाँ पे रहती है वहाँ पे ईगो क्लासेस बहुत होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी पे 2 BHK वाला 4 BHK के साथ वो कंफर्ट नहीं होता, और 4 BHK वाले को 2 BHK के साथ जो नॉर्म से RWA फर्म होती है, RWA फर्म होने के बाद जो आपके लीगल इंटरनली इश्यूज आते हैं, तो बहुत सी उन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आगे चल के फेस करनी होती है लोगों को। अच्छा, ये जो हमारा एमिनिटीज होती हैं जितने भी तरीके की होती हैं, तो जब हम इससे मेंटेनेंस कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं
क्या इसका कोई पैरामीटर है जिससे हम एक्चुअल कैलकुलेशन निकाल सके कि भाई क्या है? देखिए, इसका कोई पैरामीटर नहीं होता है। ये डिपेंड्स ऑन सोसाइटी टू सोसाइटी, किस लेवल की आपने एमिनिटीज प्लान की हैं। अगर आप नॉर्मल एमिनिटीज में हैं तो वहाँ पे आप 1.5 रुपये ही चार्ज होगा, हो सकता है 2 रुपये चार्ज हो। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एमिनिटीज आ जाती हैं तो उसमें आपका 2.5 रुपये, सारी चीज़ें मेंटेनेंस पे है। अगर आप प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे तो वो एमिनिटीज फिर किसी यूज की नहीं रह जाएंगी। सो मेंटेनेंस कॉस्ट बस इस चीज़ के लिए होता है कि आपका कॉमन एरिया प्रॉपर मेंटेन रह सके। बहुत सी मैंने प्रॉपर्टीज ऐसी देखी है जहाँ पर लोग बराबर मेंटेनेंस कॉस्ट पे करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो मेंटेनेंस का लेवल स्ट्रक्चर पे दिखता कम है। जैसे जैसे समय के साथ में प्रॉपर्टी आगे बढ़ रही है, समय आगे बढ़ रहा है, तो प्रॉपर्टी पे ना वो जो चमक होती है ना वो कहीं ना कहीं ब्लर होने लगती है। दैट्स वाई आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसमें एक हमेशा कॉस्ट चार्ज होती है IFMS, जो कि इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सर्विसेज होती है। ये एक वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो कि एज पर टाइमलाइन आपको बिल्डिंग को रेनोवेट के लिए अगर आप देते हैं, देन आपका ये सब चीज़ों पे वो इनिशियल फंड यूज में आता है। अब उसको सोसाइटी किस तरह से यूटिलाइज करती है वो सोसाइटी पर डिपेंड करता है। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे अप्रूवल्स और लीगल मैटर्स के ऊपर कि भाई क्या अंडरस्टैंडिंग मार्केट में लोगों को होनी चाहिए। तो अगर किसी को अप्रूवल्स वगैरह चेक करने हो प्रॉपर्टी बाय करने से पहले, तो कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसके लिए आप लीगल एडवाइज़र, देन जैसा कि मैंने बताया था बैंक के थ्रू, क्योंकि बैंक बिल्डर्स के फाइनेंशियली हो गए या आपका लीगली टर्म्स सारे आपके क्लियर कर चेक करता है। सो उस बेस पे आप किसी लीगल एडवाइज़र के मदद से वो चीज़ें आप देख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू रेरा नॉर्म्स, वैसे आज की डेट में सारी चीज़ें लीगली, अगर रेरा अप्रूव्ड है तो ओवरऑल सारी चीज़ें क्लियर है उसकी। यू मीन टू से दैट कि अगर हमें किसी प्रॉपर्टी को बाय करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम किसी लीगल एडवाइज़र को कंसल्ट कर लें और एक लीगल पैरामीटर्स को इसी तरीके से जस्टिफाई करें कि भाई वो जिसका प्रोफेशन है वो अपने प्रोफेशन के साथ में इस चीज़ को चेक करें बस। ओके, तो रेरा का यहाँ पे क्या रोल आता है? रेरा का एक्चुअल में मतलब व्हाट इज द मैटर ऑफ रेरा? देखिए, रेरा एक तरह से एक ट्रांसपेरेंसी है बायर्स के लिए जी। अगर रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है तो एक बायर को सारी चीज़ें क्लियरिटी मिल जाती है कि प्रोजेक्ट टाइमलाइन क्या है, किस टाइम पे पोजीशन मिलेगा, जो चीज़ें बिल्डर मुझे कमिट कर रहा है वो एक्चुअल मुझे डिलीवर हो रही है। ये सारे पैरामीटर्स जो कि हम अकॉर्डिंग टू रेरा के थ्रू हम क्लियर कर सकते हैं। रेरा के थ्रू हम जा करके ये सारी चीज़ें हमको क्लियर आइडिया मिल सकता है इन सब चीज़ों का। जी जी। तो लैंड टाइटल को किस तरीके से वेरीफाई करें? सपोज कर लेते हैं कोई ऐसा कस्टमर है जो किसी भी लीगल कंसल्टेंट को नहीं हायर कर पा रहा है या नहीं बात करना चाहता है, सेल्फ वेरीफाई करना है उसे, तो वो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं इसको? जैसे कि मैंने बोला, लीगल एडवाइजर के थ्रू आप बुकिंग अगर हम नहीं करना चाहते हैं, सेल्फ में ही मान लीजिए हमें देखना है, जस्ट फॉर अवेयरनेस कि पीपल शुड नो अबाउट दैट, उनको पता होना चाहिए, बेसिक राइट है उनका कि हमको किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी के क्या क्या पेपर वर्क को चेक करना है, तो वो अपने लेवल पर अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कैसे चेक कर सकते हैं? उसके लिए आपको बेसिकली आपका वो LDA अप्रूव्ड है कि नहीं है, अरे आवास विकास अप्रूव्ड है नहीं है, या आपका ग्राम पंचायत अप्रूव्ड है, किस सोसाइटी में वो चीज़ें आ रही हैं, देन आपका सारे NOCs उसके क्लियर हैं कि नहीं है। अगर रेरा अप्रूव्ड है तो ओवरऑल वो सारे लीगल क्लॉज क्लियर होंगे उसके, सिंपल सी चीज़ है। और प्लस अगर आपका नेशनलाइज्ड बैंक SBI के थ्रू अप्रूव्ड है तो ओवरऑल आप जान सकते हैं कि वो सारे पेपर्स क्लियर होने चाहिए उस प्रॉपर्टी के। SBI अप्रूव प्रॉपर्टी डेवलपर्स के सारे लीगल क्लॉज क्लियर करने के बाद ही अप्रूव करती है। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अगर हमको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है और हमको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क में नहीं फंसना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका हम ये यूज़ करते हैं कि भाई हमने इस पर बैंक लोन करा लिया और अगर बैंक ने लोन दे दिया तो उसका मतलब प्रॉपर्टी सही है। सही। और मेजर अगर आपका SBI अप्रूव्ड है तो बेटर ऑप्शन। अच्छा, अगर SBI अप्रूव्ड है, क्योंकि SBI के जो लीगल क्लॉज होते हैं जी, अगर वो अप्रूव्ड है तो ओवरऑल आपकी प्रॉपर्टी क्लियर है। अच्छा, मतलब SBI का इसमें एक स्पेशल रोल है। हाँ कि अगर SBI से अप्रूव्ड है तो फिर मतलब बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। और इन केस SBI नहीं कर रही है, कोई अदर बैंक कर रही है, देन उस केस में तो एक बार टर्म्स कंडीशन पे चेक करने वाली चीज़ें आ जाती हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंक से अप्रूव्ड है तो इजी हो जाता है चीज़ें हमारे लिए भी, क्योंकि बैंक आपका उसका बैंक लैंड टाइटल एंड ऑल सारी चीज़ें वो क्लियर करके रखता है। सपोज कर लेते हैं कि अगर हम कोई फ्लैट वगैरह का कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, क्योंकि फ्लैट वगैरह पे मोस्टली आज की डेट में क्या अंडर कंस्ट्रक्शन पे सेल स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करने होते हैं। तो इस तरीके के एग्रीमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जो हमें देखनी चाहिए? एग्रीमेंट साइन करने से पहले फर्स्टली आपका
पोजीशन डेट क्या मेंशन की गई है उसमें, देन आपका पेनल्टी क्लॉज क्या क्या है, कि अगर आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो जी। उसके क्या पेनल्टी क्लॉज हो सकते हैं, कि अगर जी। आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, सो बिल्डर डिलीवर नहीं कर रहा है, अगर बिल्डर आपसे टाइमली डिलीवर कर रहा है और बट आपने पेमेंट्स में कहीं डिफॉल्ट किया है, जी। तो वो सारे क्लॉज मेंशन होते हैं। एक बार आपको वो सारी चीज़ें गो थ्रू हो जानी चाहिए और लीगल सारी चीज़ें उसके क्लियर होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एग्रीमेंट। तो पोजीशन वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके हिसाब से, कि भाई मैं देखना चाहिए टाइमलाइन जो मेंशन कर रहा है बिल्डर एग्रीमेंट में, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि किस टाइमलाइन पे मेंशन कर रहा है, वो सारी चीज़ें। एग्रीमेंट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें मतलब उसमें होती हैं इन टर्म्स ऑफ काउंटिंग में, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मतलब हमें देखनी चाहिए? इम्पॉर्टेंट मतलब क्या क्या चीज़ है? जैसे मान लीजिए पोजीशन वगैरह तो ठीक है कि वो चीज़ है इम्पॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ में जैसे कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कुछ चीज़ें उसमें ऐसी मेंशन होती हैं। हाँ, मतलब आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आपके फ्लैट में वही मेरा सवाल था। देन आपका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किस तरह का चीज़ें हैं। जी। तो अब पहली चीज़ तो अगर एग्रीमेंट की बात करते हैं तो वो लीगल क्लॉज में होता है। लीगल क्लॉज में आपको जो वो स्पेसिफिकेशंस वगैरह मेंशन कर रहे हैं, क्या साइजेस मेंशन कर रहे हैं, इंटरनल कारपेट एरिया क्या मेंशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। अगर आप उसमें एग्रीमेंट साइन करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं कि उसमें जो आपसे चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो प्रॉपर उस एग्रीमेंट में मेंशन। जी। पेमेंट स्ट्रक्चर आपका क्या है, जो पेमेंट प्लान आपसे डिस्कस किया गया है वो पेमेंट प्लान उस लेवल पे है कि नहीं। तो सर जैसे अभी आपने कारपेट एरिया की बात की, तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे सुपर एरिया, कारपेट एरिया और आपका बिल्टअप एरिया, बेसिक डिफरेंसेस क्या है और ये एक्चुअल में वर्ड्स हैं क्या चीज़, थोड़ा सा पब्लिक को इसके बारे में बताइए। सो ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट में अगर बात करते हैं फ्लैट्स में, ओवरऑल कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया एंड सुपर एरिया, ये 3 टर्म्स यूज होते हैं। कारपेट एरिया जो कि आपका इन फ्लैट का इनसाइड एरिया, इसमें इंटरनल वॉल थिकनेस ऐड होती है। देन आपका अगर मैं बिल्टअप एरिया की बात करता हूँ तो बिल्टअप एरिया में आपका आउटर वॉल थिकनेस एरिया, देन आपका बालकनी एरिया जो कि ऐड ऑन हो जाता है, और देन आपका जो सुपर एरिया होता है वो बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया का जो रेशियो होता है वो हर एक फ्लैट में ऐड होता है। कॉमन एरिया इन द सेंस मतलब कॉमन एरिया में आपका कॉरिडोर सेक्शन आ जाता है, लिफ्ट लॉबी सेक्शन आ जाता है, लिफ्ट एरिया आ जाता है, स्टेयर केस आ जाते हैं, फायर शाफ्ट आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपका एक रेशियो में आपके हर एक फ्लैट में डिवाइड हो जाता है। अच्छा, क्या इसमें एमिनिटीज का एरिया भी काउंट होता है कि स्विमिंग पूल है, जिम है? एमिनिटीज का ऑलरेडी आपने क्लब मेंबरशिप में चार्ज पे किया हुआ है। ओके। एमिनिटीज का आपने चार्ज ऑलरेडी बिल्डर को पे किया हुआ है, वो कॉमन एरिया में या सुपर एरिया में वो ऐड ऑन नहीं होता है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के माइंड में, मार्केट के माइंड में, कि भाई हम जो सुपर एरिया में एरिया काउंट करते हैं उस एरिया में कॉरिडोर और सारी चीजों के अलावा एमिनिटीज का एरिया भी इंक्लूडेड होता है। एमिनिटीज का जो पार्ट होता है वो आपका क्लब मेंबरशिप का पार्ट होता है, जिसका कॉस्ट आप अलग से बेयर करते हैं, और क्लब मेंबरशिप में ही आपकी सारी एमिनिटीज आ जाती हैं। कॉमन एरिया जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू रेरा नॉर्म्स जो चीजें बना दी गई हैं उसमें आपको ये सारे टर्म्स आ जाते हैं, जिसमें आपका कॉमन एरिया, कॉरिडोर सेक्शन, लिफ्ट, ये आपके कॉमन एरिया में आ जाता है, जो कि सुपर एरिया का पार्ट होता है। अच्छा, कारपेट एरिया में आपने बताया कि इनर वॉल थिकनेस होती है, फिर आपने बताया कि ये मार्केट में डाउट है। हाँ। कारपेट एरिया मतलब ये नहीं कि आपका रूम का इनर एरिया, जी, वो आपका फ्लैट का इनर एरिया। नहीं, बहुत से लोग इसको आसान भाषा में ऐसे बताते हैं कि कारपेट एरिया का मतलब जितने एरिया में आप कारपेट बिछा सकते हो, हाँ, वही आपका कारपेट एरिया है, बट उसमें आपका इनर वॉल थिकनेस ऐड होती है। अच्छा, नहीं, इनर वॉल थिकनेस इन द सेंस मतलब वॉल का जो फ्लैट का जो सरफेस एरिया होता है, जो सराउंडिंग आउटर वॉल थिकनेस होती है, वो आपका ऐड नहीं। वॉल थिकनेस मींस मतलब यहाँ पे प्लास्टर जो होता है उसकी बात कर रहे हैं? प्लास्टर मतलब ब्रिक वर्क के साथ, जो ब्रिक वर्क के साथ, ओके, जो चीज होती है, जो आउटर वॉल होता है, फ्लैट का जो सरफेस एरिया होता है। और ये बिल्टअप एरिया में आपने बताया कि आउटर वॉल थिकनेस होती है। बिल्टअप एरिया में आपका कारपेट एरिया प्लस आपका वॉल थिकनेस, जो आउटर वॉल जो कारपेट एरिया में लेस हो रहा था जी, वो ऐड ऑन होता है, प्लस आपका बालकनी स्पेस, हाँ, जो कि आपका बिल्टअप एरिया में ऐड ऑन होता है। वो आपका एक तरह से यूजेबल एरिया होता है, क्योंकि बालकनी एक कहीं ना कहीं आपके यूज में ही आता है। जी जी। सो विद बालकनी जो स्पेस होता है वो आपका बिल्टअप एरिया आता है, और देन बिल्टअप एरिया प्लस आपका जो प्रोपोर्शनेट कॉमन एरिया का रेशियो होता है वो आपका सुपर एरिया में आता है। अच्छा, एक लोडिंग नाम का शब्द है रियल एस्टेट मार्केट में, लोडिंग क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए।
सो कॉमन एरिया का जो प्रोपोर्शनेट एरिया जो आपका बिल्टअप एरिया में ऐड ऑन होता है, जी। जिसे हम सुपर एरिया बोलते हैं, वो एक तरह की लोडिंग फैक्टर होती है। जी। सो लोडिंग फैक्टर इन द सेंस, अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा एरिया 3425 स्क्वायर फीट है, ये मेरा सुपर एरिया होता है। ठीक है। देन अगर मैं उसमें आपको यूजेबल एरिया जो आपको दे रहा हूँ वो आपको मैं 2676 दे रहा हूँ। अच्छा, जो कि आपका बिल्टअप एरिया हो जाता है। Okay. तो ये जो गैप आप देख रहे हो, ये आपका जो कॉमन एरिया रेशियो है जो इसमें ऐड ऑन है। मतलब आप लोगों को ये अब बता रहे हैं डिपेंड कि करता जी। है वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें मैटर करती हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अच्छा। अगर आप लग्जरी जी। लिविंग की बात करते हैं, कॉमन स्पेस उसी लेवल पे आप डिजाइन करेंगे। कॉमन एरिया हो गया, लिफ्ट एरिया हो गया, स्टेयर केस साइज हो गया, लिफ्ट लॉबी सेक्शन हो गया, तो आप जितना स्पेस कॉमन एरिया को यूज करेंगे, ऑब्वियस बात है वो कहीं ना कहीं रेशियो आपका लोडिंग फैक्टर में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मतलब आपने एक बड़ा मिथ तोड़ा है शायद मार्केट का, कि लोगों के माइंडसेट में ना ये चीज़ बैठी हुई है कि भाई हमारा जो यूजेबल एरिया होता है वो सिर्फ कारपेट एरिया होता है। बट आप कह रहे हो कि कारपेट एरिया नहीं होता है, वो बिल्टअप एरिया हमारा यूजेबल एरिया होता है, बिकॉज उसमें बालकनी का एरिया वगैरह भी ऐड ऑन हो जाता है। आपके यूज में ही आता है, जी। फ्लैट के इनर यूज में ही आता है। इसका मतलब ये है कि जो हम एरिया यूज करते हैं अपने फ्लैट्स में, वो बिल्टअप एरिया यूज करते हैं एक्चुअल में। ओके। प्रॉपर्टी कॉस्ट के अलावा अदर चार्जेस ऐसे कौन कौन से होते हैं जो लोगों को पे करने पड़ते हैं? देखिए हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा important सवाल चीज़ है। जैसे कि मैंने फेस किया हुआ है, कस्टमर जी। से जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो पर स्क्वायर फीट रेट कस्टमर डिस्कस करता है कि आपका पर स्क्वायर फीट रेट क्या है। सो अगर मेरा पर स्क्वायर फीट रेट मैं 8500 स्क्वायर फीट बोल रहा हूँ, सो कस्टमर का माइंडसेट हो जाता है कि ओवरऑल कॉस्ट मेरा 8500 रुपये पर स्क्वायर फीट। एक्चुअल बट अगर अदर चार्जेस की बात करें, जिसमें आपका क्लब मेंबरशिप चार्जेस आता है, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस आता है जिसे हम PLC बोलते हैं। आप गार्डन फेसिंग जा रहे हैं, फ्लोर वाइज डिफर करती हैं ये चीज़ें, फेसिंग वाइज डिफर करती हैं ये सब चीज़ें। और देन आपका डेवलपमेंट चार्जेस जो कि गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं, ये सारी चीज़ें एडिशनल चार्जेस में आते हैं जो कि अदर चार्जेस होते हैं। सो ये आपके बेसिक कॉस्ट के बियॉन्ड ही ये जाता है, और प्लस सोसाइटी चार्जेस। एक्चुअल में ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हम प्लॉट परचेज करने जाते हैं या कोई हाउस परचेज करने जाते हैं तो शायद ये सारी कॉस्टिंग वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती है। बट ये सिर्फ तभी आता है जब हम कोई फ्लैट वगैरह के कॉन्सेप्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। आप अगर प्लॉट में भी जाते हैं और आप वहाँ पे भी अगर सोसाइटी के अंदर किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्लॉट लेते हैं, वहाँ भी आप एक्सटर्नल डेवलपमेंट, आउटर डेवलपमेंट चार्जेस देंगे ही देंगे। डेवलपमेंट चार्जेस वहाँ भी रहेंगे। आप इंडिविजुअल कहीं लैंड परचेस करते हैं, उस पर आपके कोई अदर चार्जेस नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप एक लैंड परचेस कर रहे हैं जी। बट जहाँ पे बिल्डर आपको प्रॉपर कॉमन एरिया डेवलप करके दे रहा है, वहाँ पे ये डेवलपमेंट चार्जेस जो कि हमको गवर्नमेंट को चार्ज पे करने पड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसमें मेंशन होता है। आप किसी भी आप गेटेड कम्युनिटी के अंदर जाएंगे जहाँ पे उन्होंने पार्क भी डेवलप किया हुआ है और देन इंटरनल कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, एमिनिटीज़ बनाई हुई हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंट चार्जेस का पार्ट रहती है। अभी PLC का नाम आपने लिया, PLC बेसिकली क्या होता है? ये आपका प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस होता है। ये आपका फ्लैट टू फ्लैट डिफर करता है, फ्लोर वाइज डिफर करता है, फेसिंग वाइज डिफर करता है, गार्डन व्यू है, आउटर व्यू है, किस फ्लोर पे है, उस बेस पे ये चार्जेस सबके। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो फ्लोर वाइज होता है और व्यू के वाइज होता है कि हमारे को क्या व्यू मिले, किस फेसिंग में है, किस फ्लोर पे है, किस व्यू में है। ओके, ये चीजें मैटर करती हैं। ओके, मतलब फेसिंग का हो गया, फ्लोर का हो गया और व्यू हमको क्या मिल रहा है, इसके लिए हम PLC चार्जेस पे करते हैं। प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। ओके, आप जितना बेटर लोकेशन प्रेफर करेंगे उसके कहीं ना कहीं चार्जेस बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्लब मेंबरशिप चार्जेस जो होते हैं हमारे, उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? या वो क्लब मेंबरशिप चार्जेस की अगर मैं बात करता हूँ, जिसमें आपको बेसिक जो एमिनिटीज आपकी यूज के लिए है, जिसमें आपका गार्डन एरिया हो जाता है, स्विमिंग पूल सेक्शन हो गया, देन आपका जिम सेक्शन हो गया, इंडोर गेम्स एक्टिविटीज हो गई, तो ये आपका जेन्युइन जो एमिनिटीज जो यूजफुल होती हैं। एमिनिटीज आज की डेट में हर एक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफर करती हैं, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा एड ऑन होती हैं, बट बहुत ज़्यादा उनका यूज़ नहीं होता है और कहीं ना कहीं वो अननेसेसरी मेंटेनेंस का एक पार्ट बनता है, क्योंकि उसको मेंटेन करना पड़ता है, जो कि मेंटेनेंस का पार्ट आ जाता है। बहुत से ऐसे फ्लैट्स मैंने देखे हैं जहाँ पर तो शायद मेंटेनेंस होती भी नहीं है, क्योंकि एमिनिटीज़ के रूप में वहाँ पे दिया बहुत कुछ गया है, लेकिन 5 साल, 8 साल, 10 साल के बाद उन प्रॉपर्टीज़ पे उन मेंटेनेंस की उन चीज़, मतलब
उन एमिनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो एमिनिटीज़ बिल्कुल ऐसा होता है कि बैंक्वेट हॉल दे दिया तो वो स्टोर रूम की तरह यूज़ हो रहा है, उसमें फालतू सामान पड़ा हुआ है, आपके जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं वहाँ ये पे। सारी चीजें मैटर करती हैं कम्युनिटी पे, जी। इंटरनल किस लेवल की जेंट्री रह रही है, वो किस लेवल पे सोसाइटी को रन करा रही है, किस लेवल पे उसको मेंटेन कर रही है, ये सारी चीजें। ये जी। बिल्डर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको एक फ्लैट डिलीवर करता है, जो कमिट करता है, सारी चीजें वो क्रिएट करके आपको देता है। आफ्टर दैट सोसाइटी का पार्ट होता है उस जो एमिनिटीज, जो चीजें हमने बना के दी आपको, उसको वो किस तरह से रन कर पा रहा है। अच्छा, ये जो सोसाइटी का डेवलपमेंट जो भी अथॉरिटीज़ देखती हैं, इसके बारे में क्या थोड़ा-सा आप बताना चाहेंगे? देखिए, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, जी। जो कि आपका 50% ऑक्यूपेंसी के बाद सोसाइटी के ही जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में आपका इलेक्शंस होते हैं और उसमें ही कैटेगरी वाइज लोग डिसाइड होते हैं, जो कि आपका प्रॉपर सोसाइटी का मेंटेनेंस देखते हैं। अच्छा। अब RWA इंडिविजुअल मेंटेन करता है या वो किसी थर्ड पार्टी वेंडर को हायर करता है, मेंटेनेंस टीम को हायर करता है, जिनके थ्रू वो मेंटेन कराता है, वो फिर उन पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो वो बिल्डर के थ्रू भी मेंटेन करा सकता है, सारी चीज़ें RWA पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, तो अभी आपने कुछ अथॉरिटीज़ का नाम लिया जिनका काम मेंटेनेंस वगैरह करना है, थोड़ा-सा इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या होता है या कैसे इसको फॉर्म किया जाता है? जैसे कि मैंने बताया, 50% ऑक्यूपेंसी के बाद जी। जब बिल्डर आपका प्रोजेक्ट पोजीशन ऑफर करता है, 50% ऑक्यूपेशन के बाद आपका RWA फॉर्म होती है। देन RWA का पार्ट होता है कि वो किस तरह से सोसाइटी को रन कराते हैं। जी। अगर वो किसी थर्ड पार्टी वेंडर को हायर करते हैं सो उनके थ्रू वो गो थ्रू होते हैं, और या वो बिल्डर के थ्रू भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आफ्टर पोजीशन बिल्डर के हाथ में मेंटेनेंस रहता है, जो कि वो RWA को हैंड ओवर कर देते हैं सारी चीजें। ओके। सो ये सारी चीजें नहीं, तो ये क्या कंपलसरी है कि हमें किसी अथॉरिटी को वहाँ पे रखना पड़ेगा या RWA जो आप बता रहे हैं? देखिए, RWA फॉर्म अकॉर्डिंग टू रेरा नॉर्म्स आपका, अच्छा, ये रेरा का नॉर्म है। ओके। कि आपका एक टाइमलाइन के बाद 50% ऑक्यूपेंसी के बाद आपको RWA फॉर्म करनी पड़े। मतलब RWA फॉर्म होने के बाद फिर वो RWA पे डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे उसको मेंटेन करना चाह रही है। और RWA को किस तरीके से हम चूज करते हैं, अभी आपने कुछ बताया था? उसके लिए आपका सोसाइटी इलेक्शंस होते हैं। सोसाइटी इलेक्शंस होते हैं। तो आपका ऑक्यूपेंसी जब 50% आती है तब सोसाइटी के इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस में आपके जो भी कैंडिडेट्स मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, वो आपके रेजिडेंट्स होते हैं, जो रेजिडेंट्स होते हैं जी। उनमें ही आपकी सोसाइटी बिल्ड होती है, उन्हीं में आपका इंटरनली इलेक्शंस होते हैं, जी। और उन्हीं में से जो कैंडिडेट पार्ट करते हैं उसमें, और उन्हीं में से आपका उसी में से एक व्यक्ति चूज किया जाता है, और जो भी पार्ट रहेंगे उसके जी। सोसाइटी के, वो आपका फिर मिल करके सोसाइटी को रन करता है। ओके। फिर ये उनके ऊपर है कि वो सेल्फ रन करना चाहते हैं या किसी थर्ड पार्टी को देना चाहते हैं। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा। एक टर्म है EDC, IDC, ये डेवलपमेंट चार्जेस कई तरीके के होते हैं जिनको भी हम ऐड ऑन करते हैं कहीं ना कहीं एक प्राइसेस में। तो इसका क्या रोल होता है, मतलब क्या ये सारी चीजें एक्चुअल में वर्थ इट होती हैं या ये सिर्फ बिल्डर कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है कस्टमर्स के लिए? ओवरऑल गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं। अच्छा। सो जो मैं EDC या IDC की बात जी। कर रहा हूँ, ये इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, जो कि आपको गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं, जो कि बिल्डर डेवलप करके देता है। तो ये चार्जेस गवर्नमेंट को चार्जेस देते हैं? कस्टमर से चार्ज करता है। तो किस चीज का चार्ज है ये जो गवर्नमेंट हमसे ले रही है? अगर मैं बात करता हूँ जी। अकॉर्डिंग टू रेरा की, अगर मैं बात करता हूँ, आपका जो टाउनशिप एरिया है, जो लैंड पैच एरिया है, उसका अराउंड 70% आपको ओपन एरिया और ग्रीन पैच डेवलप करना है, जिसके लिए हमको अथॉरिटी से NOCs चाहिए होती हैं। सो ये चार्जेस कहीं ना कहीं हमको गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। अच्छा। जो कि हम पेमेंट प्लान में चार्ज करते हैं। ओके ओके ओके। GST वगैरह और रजिस्ट्री चार्जेस वगैरह, तो मान लीजिए रजिस्ट्री का चार्जेस तो बेसिक है, वो तो कोई भी प्रॉपर्टी आप लेते हो सिंपल तो करना गवर्नमेंट नॉर्म पड़ता है। से GST भी आपका गवर्नमेंट। बट ये जो फ्लैट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट में, ये GST और रजिस्ट्री चार्जेस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो रजिस्ट्री तो बेसिक है, तो कोई भी प्रॉपर्टी हम लेंगे तो उसमें करना पड़ता है। देखिए, दोनों ही गवर्नमेंट चार्जेस हैं जी। और गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से ही उस पर वर्किंग है। अगर मैं GST की बात करता हूँ तो वो डिपेंड करता है, अगर आप 45 लाख से बिलो की प्रॉपर्टी पे जाते हैं तो 1% का GST कॉस्ट आता है। 45 अबव आपकी कॉस्ट पे जाते हैं तो 1% आता है रेजिडेंशियल जोन में। मेरा क्वेश्चन एक्चुअल में ये था कि GST जो चार्जेस होते हैं, हम प्लॉट परचेज करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी तो नहीं पड़ता है, बट जब हम फ्लैट के कॉन्सेप्ट पे आते हैं या कमर्शियल कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो ही GST इंक्लूड होता है। देखिए, प्लॉट में आप GST चार्ज नहीं कर सकते जी। अच्छा, क्योंकि प्लॉट आपका जमीन है। जी। जमीन पे आपका ये एक तरह की अचल संपत्ति है।
तो इस पे आपका जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। Means आप जीएसटी नेचुरल है। किसी वस्तु पे चार्ज कर सकते हैं, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस पे चार्ज कर सकते हैं। तो जमीन पे आपकी जीएसटी चार्ज नहीं होती है। जीएसटी का चार्ज आप रेसिडेंशियल पार्ट में जाएंगे जी। तो रेसिडेंशियल पार्ट में अलग है। 45 के नीचे आप जाते हैं तो 1% का चार्ज है। अबव 45 आपकी कॉस्ट आती है तो अराउंड आपका 5% रेसिडेंशियल अमाउंट आता है। अच्छा, ये अमाउंट के ऊपर भी होता है कि GST कितने का प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, जीएसटी उस पे भी डिपेंड करता है। हाँ, रेसिडेंशियल में मैक्स आपका 5% है और अगर आप 45 बिलो जाते हैं तो 1% की जीएसटी कॉस्ट है। कमर्शियल पे कितना परसेंट जीएसटी आता है? लेकिन कॉमर्शियल पे 12% का जीएसटी चार्ज होता है, जो कि रेसिडेंशियल पे आपका 1 और 5% है। कॉमर्शियल पे आपका ओवरऑल 12% की चार्जेस आ जाते हैं। अच्छा। और एक सवाल आपसे ऐसा पूछूंगा जो शायद नहीं पूछना चाहिए, बट फिर भी जानना चाहूंगा कि इन चार्जेस में से कौन सा ऐसा चार्ज है जो नेगोशिएबल होता है? अदर चार्जेस तो ये चार्ज तो मैं भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा जी। फिर भी क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ मार्केट रेट के हिसाब से हर एक लोकेशन का एक रेट डिफाइन है जी। अकॉर्डिंग टू सर्कल रेट बात करें, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट किस लेवल पे प्रोजेक्ट डिजाइन हो रहा है उस हिसाब से रेट डिसाइड होता है। देन डिफर करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी, आप किस लेवल का एम्बियंस क्रिएट कर रहे हैं, हर एक चीज की एक कॉस्ट आती है। देन कस्टमर रिस्पेक्ट पे हमारे एंड से जो बेटर होता है तो वो हम जरूर अपने एंड से ऑफर करते हैं। अब किसी पर्टिकुलर चीज पे हम डिस्काउंट नहीं, बट हाँ कस्टमर रिस्पेक्ट पे हम जरूर कहीं ना कहीं कुछ रेट डिस्काउंट ऑफर जरूर करते हैं। अगर कोटेशन की बात करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम किसी कस्टमर से डील कर रहे हैं और कुछ कोटेशन हमने उसको दिया, तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें कोटेशन में कैसी क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, ओवरऑल आपका ऑल इंक्लूसिव जो चार्जेस हैं, अदर चार्जेस हैं, इंक्लूड सारा ब्रेकअप, क्या ब्रेकअप है, क्या प्लान है पेमेंट स्ट्रक्चर का, वो सारी चीजें मैटर। एक्चुअली मैंने काफ़ी सारे कंपनीज की कोटेशन वगैरह देखी हुई है, तो उसमें मैंने पाया ना कि वो एक एक चार्जेस को प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं। फिर इस चीज़ का इतना चार्ज है, इस चीज़ का इतना चार्ज है, इस चीज़ का इतना चार्ज है, तो कहीं ना कस्टमर एक कंफ्यूजिंग स्टेज पे जाता है कि भाई यार ये तो प्रॉपर्टी कॉस्ट है, उसके बाद ये इतना एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा तो उसको पहली बात क्लियर नहीं है। हालांकि आपने आज क्लियर किया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस क्लियरिटी के बाद भी ऐसी क्या कोई हिडन या कुछ ऐसा स्टार टाइप का हम लगा देते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन है ये चीज? तो कोटेशन पे जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया जी कि आपका जो पेमेंट प्लान, जो बेसिक कॉस्ट है, देन अदर चार्जेस, देन सोसाइटी चार्जेस, देन जीएसटी अमाउंट, सो ओवरऑल कॉस्ट का आपका एक ब्रेकअप जो क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस टाइम पे कितना पेमेंट पे करना है। सो वो आपके लिए भी एक क्लैरिटी रहती है कि आपकी पॉकेट से कितना किस टाइमलाइन में कितना पैसा जाना है। एक्चुअली पहले तो बहुत से लोगों को ऐसा पता ही नहीं था कि भाई ये जो चार्जेस होते हैं ये किस किस चीज़ों के लिए है। वो इंटरनल डेवलपमेंट आ रहा है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट आ रहा है, IFMS आ रहा है, MMRC आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो बेसिकली ओवरऑल रिटर्न होते हैं। डेवलपर के एंड से ये चीजें एज अ बायर प्रॉपर क्लियरिटी देनी चाहिए कि ओवरऑल हम क्या क्या चार्जेस चार्ज कर रहे हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जी सो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं आज की डेट में। अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी लाइन में, जैसे पहले के बायर में, जैसे मैंने डिस्कस किया था आपसे कि पहले के बायर में आपका मेन था पर स्क्वायर फीट रेट क्या है और इंटरनल लेआउट क्या है। आज की डेट में मार्केट में बायर इतना स्मार्ट है, वो हर एक चीज पहले से स्टडी करके आया जी। सो उसको ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसको सिंपल सा फंडा है कि मेरे को कितना मेजर कॉस्ट मेरी आएगी जिसमें सारे चार्जेस इंक्लूड हो, उसका प्रॉपर ब्रेकअप होना चाहिए और देन आपका किस टाइमलाइन में मेरा पेमेंट जाना चाहिए जी। सो वो सारी चीजें उस लेवल पे क्लियर की जाती है। ओके, चलिए मान लीजिए कोटेशन हमने दे दी और चीजें फाइनल हो जाती है, तो अगर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं एज अ कस्टमर, मान लीजिए सारी चीजें आपने बता दी, उसको कस्टमर ने फाइनल कर लिया कि भाई ये चीजें हैं और अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब पेमेंट मान लीजिए उसने बुकिंग वगैरह कर दी, अपना चीज़ें फाइनल कर दी, तो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान करके एक टर्म होता है, CLP इसको बोलते हैं बेसिकली। तो ये CLP क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में लोगों को एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, CLP पेमेंट प्लान जो कि आपने खुद ही बोल दिया कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है जी, जो कि एज पर कंस्ट्रक्शन डिमांड होता है। इनिशियल क्या होता है, कस्टमर से हम एक टोकन अमाउंट रिसीव करते हैं, 10% के बाद आपका एग्रीमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। सो 10% के बाद आप एग्रीमेंट करते हैं, आफ्टर दैट आपका बैंक फाइनेंस करते हैं, देन कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पे आपका बैंक फाइनेंस करता है। अच्छा, इसके अलावा पेमेंट्स प्लान तो मार्केट में आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपका एक डाउन पेमेंट प्लान होता है जिसे DP प्लान बोलते हैं। इसमें इनिशियल बायर का मैक्सिमम अमाउंट
इनिशियल लेवल पे आ जाता है। सो इसमें मोस्टली आपका इन्वेस्टर्स ही एंटरटेन। दोनों में क्या फर्क है CLP में और डाउन पेमेंट प्लान में? डाउन पेमेंट प्लान में आपका मेजर अमाउंट इनिशियल टाइम पे आ जाता है। अच्छा, जैसे कि अगर 90% डिमांड आपकी इनिशियल लेवल पे ले ली जाती है, 10% एट द टाइम ऑफ पोजीशन। अच्छा, सो ये इसमें उसको थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट मिल जाता है और ये मेजर इन्वेस्टर्स के लिए प्लान है। जैसे इन्वेस्टर के बहुत सारे प्लान्स मैंने देखे हैं, जैसे लोग 40-30 करके दे देते हैं, 10-90 करके दे देते ये हैं। आपका एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी प्लान है। जी, अगर आप 40 ओके, 30 ये 40 डाउन की पेमेंट बात प्लान करते नहीं हैं, है। डाउन पेमेंट प्लान में आपका मेजर अमाउंट इनिशियल लेवल पे आ जाता है। ऐसा क्यों? तो उसमें आपका एक रेट बेनिफिट मिल जाता है अच्छा, ओके, और एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए कि अगर आज की डेट में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 2 साल बाद 3 साल बाद वो एग्जिट लेना चाह रहे हैं तो उनको एक अच्छे रेट पे अच्छा मींस एग्जिट मिल जाए। डाउन पेमेंट प्लान में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको प्राइसिंग में काफी ज्यादा गैप मिल जाएगा। ओके, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें इनिशियल लेवल पे आपका 10% करके हम बैंक फाइनेंस करते हैं और आफ्टर दैट आपका कंस्ट्रक्शन लिंक के हिसाब से जिस स्टेज में हमारा कंस्ट्रक्शन है उस लेवल पे आप डिमांड पे कर सकते हैं और एज पर कंस्ट्रक्शन आप अपना पेमेंट पे कर सकते हैं। तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी भी रहती है किस लेवल पे वर्क हुआ है उसी लेवल के आपने डिमांड पे की है और आपको भी एक टाइम पीरियड मिल जाता है कि आपको एक टाइमलाइन में स्लोली वे में आपको पेमेंट करनी होगी। अच्छा, ये डाउन पेमेंट प्लान और CLP में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस यही है कि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में आपको 3 साल का पेमेंट प्लान रहेगा जिसमें आपका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जाएगा और डाउन पेमेंट प्लान में इनिशियल आपसे 90% पेमेंट ले लिया जाता है, 10% एट द टाइम ऑफ पोजीशन चार्ज होता है। रेट वेरी करते हैं दोनों ही प्लान्स में। अच्छा, ये क्या होता है जो मैंने काफ़ी सारे प्लान्स देखे हैं, होर्डिंग्स पे होते हैं, बैनर्स पे होते हैं, बहुत सी कंपनीज प्रमोट करती हैं, ये 40-30-30 है, 10-90 है, 30-30-40 है। ये देखिए तो इस तरीके के पेमेंट प्लान्स को क्या कहते हैं? पेमेंट प्लान होता है जी, बट इन सब पेमेंट प्लान पे बैंक फाइनेंस नहीं करता। बैंक फाइनेंस आपको हमेशा कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पे ही फाइनेंस करता है। एज अ इन्वेस्टर अब बहुत से लोगों का जैसे कोई प्रॉपर्टी सेल की है, कैपिटल गेन अमाउंट है, कहीं से उनका फंड आया है, उस फंड को वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इनिशियल उनके पास एक अमाउंट है तो वो इस तरह के पेमेंट प्लान पे जा सकते हैं जिसमें उनको रेट बेनिफिट मिलता है जो एक तरह से कस्टमर बेनिफिट के हिसाब से एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान हम लोग डिजाइन करते हैं। तो आपके हिसाब से बायर के लिए, अगर हम एंड यूजर हैं, बायर हैं, रहने के लिए ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं, कौन सा प्लान आप सजेस्ट करेंगे? CLP कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपके पेमेंट स्ट्रक्चर को लेके चलता है और जिसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी भी रहती है और आप ग्रेजुअली आपका टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहते हैं, आप पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आता है तो इंस्टॉलमेंट में आपकी पेमेंट जाती है और प्लस इसका बेस्ट बेनिफिट ये रहता है कि आप 3 साल में अगर 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है उस 3 करोड़ की प्रॉपर्टी को 3 साल में आप पेमेंट कर रहे हो बट एप्रिसिएशन आप 3 करोड़ की कॉस्ट पे आपकी डेट से उठा रहे हो। सपोज कर लेते हैं कि मैं इन्वेस्टर हूं और इन्वेस्टर के रूप में अगर मेरे को लेना होगा तो क्या मैं CLP के थ्रू जा सकता हूं या मेरे लिए इन्वेस्टमेंट प्लान ज़्यादा बेहतर रहेगा? देखिए, जब आप CLP के थ्रू भी सकते हैं, अच्छा, एज अ इन्वेस्टमेंट अगर आप जा रहे हैं आप CLP के थ्रू भी जा सकते हैं और आप एज अ इन्वेस्टर आप ज़्यादा रेट्स का अच्छा बेनिफिट चाह रहे हैं तो डीप डाउन पेमेंट प्लान प्रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास उस लेवल का अमाउंट अवेलेबल है तो आप उस प्लान को भी कैरी कर सकते हैं। तो मैं मान लीजिए कि मैं एक एंड यूज़र हूँ और मैं CLP के थ्रू आ रहा हूँ, है ना, तो CLP में ऐसे क्या बेसिक बेनिफिट्स हैं मेरे लिए जिसके लिए मुझे CLP ही फोकस करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक एंड यूज़र हैं और आप एक प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं तो CLP पेमेंट प्लान आपके लिए फार बेटर है क्योंकि अगर आप जा रहे हैं तो आपको इनिशियल कुछ अमाउंट पे करके आप बैंक फाइनेंस भी करा सकते हैं और आपका एक इंस्टॉलमेंट में आपकी पेमेंट्स जाती हैं तो बैंक से भी जो आपका डिस्बर्समेंट होता है जी, सो इनिशियल आज की डेट में अगर मेरी डिमांड है 30% की सो जो 30% अमाउंट बैंक डिस्बर्स करेगा उस पे ही आपका इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अच्छा, सो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मेरी डिमांड बढ़ती जाएगी बैंक डिस्बर्स करेगा, EMI कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। एट द टाइम ऑफ पोजीशन जब आप फुल EMI जोन में होंगे, जब आपको पूरी EMI पे करनी होगी, फ्लैट आपके हाथ में होगा। मान लेते हैं कि मान लेते हैं 3 CR की प्रॉपर्टी हमने परचेज की और अभी 30% का पेमेंट सपोज कर लेता हूँ कि मैं कस्टमर हूँ और मैं CLP के थ्रू जा रहा हूँ
तो क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मुझे अदर प्लान्स में नहीं मिलेंगे, सीएलपी पे ही मिलेंगे? इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट तो मेरे को सीएलपी चूज करने का क्या बेनिफिट मिलेगा, मैं थोड़ा सा वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो इसमें आपका प्रेशर नहीं आता है। अच्छा। अगर मैं बायर की बात करता हूँ, जी। बायर का जो मनी होता है वो कंस्ट्रक्शन के प्लान के हिसाब से लिंक्ड हो जाता है। जैसे जैसे आपका कंस्ट्रक्शन होता जाएगा, बायर के पास डिमांड आती जाएगी, और देन उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आता है, स्मूथली आपका चीज़ें प्रोसेस हो जाती है। अच्छा, तो सीएलपी में बेसिकली मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि बर्डन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं आता है लोगों के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि एक केस की बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं 3 CR की प्रॉपर्टी को देख रहा हूँ और अभी 30% का हमारा कंस्ट्रक्शन हमारा लगभग रीच कर चुका है। तो 30% पे 3 CR के हिसाब से लगभग 90 लाख का मान लीजिए एक अमाउंट आ रहा है। तो मान लीजिए मैंने 90 लाख रुपीज़ जो भी प्रोसेस होता है बैंक का, वो 30% पे आ गया अगर हमारा प्लान, तो वो 90 लाख रुपीज़ अगर मैं बैंक से फंड करके आपको दे रहा हूँ, तो जो इंटरेस्ट है या जो ईएमआई है उस पर अगले 10%, 15%, 20% जब बढ़ेगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में, जब भी आप बैंक फाइनेंस पे जाते हैं तो इनिशियल अगर किसी ने 3 करोड़ का प्लान किया हुआ है तो ऑफिस से बात है उसने एक अपना बैकअप मनी उस लेवल पे बनाया हुआ है कि मुझे आज की डेट में इतना पेमेंट तो अपने एंड से करना ही होगा। हाँ, ये भी एक है कि भाई कितना % पैसा हमें अपने एंड से पे करना है। तो सेल्फ एंड कितना है कस्टमर का, अगर 3 CR का बजट कस्टमर लेके चल रहा है तो ऑफिस से बात है रेसिडेंशियल जोन में अगर आप कभी बैंक फाइनेंस में जाते हैं तो बैंक आपको 75% फाइनेंस 75%, तो 25% इनिशियल आपका सेल्फ यूज। तो इस केस में तो मान लीजिए 30% पे डिमांड है तो 25 तो मुझे अपने पास से करना है, रेस्ट उसके बाद में जो 5% उसके बाद आपका जो पेमेंट स्ट्रक्चर है उस हिसाब से बैंक को हम लोग पेमेंट डिमांड जनरेट करते हैं जो कि बैंक के पास जाती है, और वो कंस्ट्रक्शन स्टेज जो हमारी चल रही है वो इंस्पेक्शन करने के बाद उस लेवल पे वो डिमांड डिस्पर्स करता है। ओके। सो आज की डेट में अगर मेरी 25-30% की डिमांड है, सो 30% पे कस्टमर ने इनिशियल अपना पेमेंट किया होगा जी, देन कुछ मार्जिन उन्होंने बैंक से डिस्बर्स किया होगा। ठीक है। जो बैंक से अमाउंट डिस्बर्स है उसी पे उसको ईएमआई पे करनी है। ओके। सो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी अमाउंट डिस्बर्स होगा, ईएमआई कॉस्ट अमाउंट बढ़ता जाएगा। मतलब 10% पैसा लिया तो 10% की ईएमआई है, 20 लिया तो 20 की ईएमआई है, 50 हो गया तो 40 की ईएमआई। ओके। सो एक तरह से आपके ऊपर ईएमआई का भी प्रेशर नहीं आ रहा है, बिल्कुल इतनी जल्दी नहीं आता है, और जब आपको ईएमआई का प्रॉपर प्रेशर आता है, जब फुल अमाउंट डिस्बर्स हो जाती है, देन आपके हाथ में आपके फ्लैट की की होती है। सो उस टाइम ड्यूरेशन पे आप खुद शिफ्ट होना चाह रहे हैं, आप शिफ्ट हो सकते हैं, रेंट आउट करना चाह रहे हैं तो एक रेंटल इनकम आपका जो ईएमआई को सपोर्ट करेगा जी। तो दोनों तरह के ही कॉन्सेप्ट हैं वर्किंग। क्या परसेंटेज होता है अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो? रेसिडेंशियल में अगर आप जाते हैं तो ओवरऑल 2-2.5-3% के हिसाब से आपका रेंटल रेसिडेंशियल जोन में आपको आ जाता है। नहीं, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक की बात कर रहा हूँ कि बैंक का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है? बैंक इंटरेस्ट में डिपेंड करता है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 7.5% के आसपास का रेसिडेंशियल पे जा रहा है। ओके। तो कमर्शियल की अगर हम बात करते हैं तो कमर्शियल पे आपका 9.5 के आसपास चला जाता है। कमर्शियल पे इतनी जल्दी बैंक फाइनेंस करता नहीं है। अच्छा, डिपेंड्स। कमर्शियल अगर आपका रेडी टू मूव है तो उसमें बैंक फाइनेंस हो जाता है, और नेशनलाइज बैंक आपका इतनी इजीली आपका बैंक फाइनेंस करता नहीं है। सो मेजरली आपका प्राइवेट बैंक्स वो आपका रेयर जो अप्रूव्ड होते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पे फाइनेंस करते हैं। अच्छा, ये फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर का कितना बड़ा रोल होता है अगर हम कोई लग्जरी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर का कितना बड़ा रोल होता है उस पर? लेकिन लग्जरी प्रॉपर्टीज में आपका फिर कॉस्ट उस लेवल पे आती है, और देन जब वो कॉस्ट आती है तो ऑफिस से बाद आपको एक पेमेंट का जो प्लान है वो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाता है पेमेंट के हिसाब से, टाइम लिंक के हिसाब से, और देन उसमें आपको फाइनेंशियली चीज़ें कैसे मैनेज करना है उस पर आपका और बिल्डर का दोनों का सपोर्ट होना चाहिए कि आप किस लेवल पे अपना फंड अरेंज करके कर सकते हैं और डेवलपर अपने एंड से किस लेवल पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है पेमेंट पे। तो दोनों तरह से ही वो मैटर करते हैं उसमें। और मैं मान लीजिए एज अ इन्वेस्टर अगर कुछ प्लान कर रहा हूँ, क्या सजेस्ट करेंगे आप मुझे कि किस तरीके के पेमेंट प्लान पे आना चाहिए जो बेनिफिशियरी हो किसी भी व्यक्ति के लिए? ये एज अ इन्वेस्टर अगर आप एंटर कर रहे हैं तो ऑफिस से बात है, आप डीपी प्लान पे जाते हैं या फ्लेक्सी प्लान पे जाते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एज पर सीएलपी। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास में पूरा फंड रेडी है, जितना की भी प्रॉपर्टी मैं देख रहा हूँ
तो बेटर और एक ऑप्शन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, रेजिडेंशियल के लिए मेरे पास में अपना घर है, मैं रेजिडेंशियल पर्पस से नहीं देख रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहा हूँ। तो मुझे किस प्लान के थ्रू आना चाहिए अकॉर्डिंग, मतलब मान लीजिए कि देखिए मैं आपसे प्रॉपर्टी ले रहा में हूँ। इनिशियल जो डीपी प्लान और फ्लेक्सी पेमेंट की प्लान कर रहा हूँ, ये आपका इनिशियल लेवल पे होता है। जब आपका प्रोजेक्ट इनिशियल लेवल पे है या लॉन्च हो रहा है सॉफ्ट लॉन्च टाइम पीरियड पे, ये आपका डीपी और फ्लेक्सिबल जो पेमेंट प्लान है उसके लिए आपका बेस्ट रहता है, क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन पे बिल्डर को भी एक फंड की ज़रूरत होती है जी। और आपको एक अपना फंड लगा कर एक अच्छा रिटर्न की एग्जिट आप प्रेफर करते हो कि भाई मैंने आज की डेट में मेरे पास ये फंड है, मैं आपके प्रोजेक्ट पे लगा रहा हूँ और इस टाइम ड्यूरेशन के बाद मुझे एग्जिट चाहिए। सो उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपका इन्वेस्टर एंट्री ले सकता है, तो वो डीपी प्लान ज़्यादा बेटर रहता है फिर आपका इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, लेकिन ये तभी है जब हम स्टार्टिंग पे हैं, मान लीजिए प्रोजेक्ट हमारा 30-40% की डिमांड पे आ आज गया। की डेट में मेरी अराउंड 30% की डिमांड आ चुकी है। अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ, आज की डेट में मेरे पास 30-40% की डिमांड आ चुकी है और आप मुझे बोल रहे हैं 90%, तो 40% जो डिमांड मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ कस्टमर से, आप मुझे 90% की डिमांड दे रहे हो, तो ओवरऑल आप मुझे एक्स्ट्रा जो दे रहे हो वो आपका 60% की जो डिमांड 50% की जो डिमांड है वो एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। चलिए, आपने बात की कि मेरी प्रोजेक्ट की डिमांड आ गई है, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा भी क्या प्रोजेक्ट आपका चल रहा है और उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना ओवरऑल चाहें। मैं बात करूं, वृंदावन योजना में एक प्रीमियम सेगमेंट में हमने वो प्रोजेक्ट ओपन किया और डिजाइन किया हुआ है जो जिसका नाम है इंपीरियल रेसिडेंशिया। अच्छा, ये वृंदावन योजना सेक्टर 12 में हम डिजाइन कर रहे हैं जी। लग्जरी सेगमेंट में। और लग्जरी है ये? हाँ, ओके। लग्जरी जैसे कि मैंने बोला कि हर कोई वो लेवल यूज कर रहा है, जी जी जी। बट हर जगह वो लग्जरी होती नहीं है। जी जी। बट अगर आप एक बार आके एक्सपीरियंस करेंगे तो आप फील करेंगे कि हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल वो चीज आपको वहाँ मिलेगी। मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला था कि ये लग्जरी लेवल वाला है या एक्चुअल लग्जरी है? उसके लिए तो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, जी जी, साइट विजिट करनी पड़ेगी। थोड़ा सा बताइए प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट में क्या है, क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, लग्जरी लिविंग लाइफस्टाइल लेके आ रहे हैं, एक जी। प्रीमियम प्रोजेक्ट है लो डेंसिटी में। अच्छा, ये लो डेंसिटी में है? यप, ओनली 130 यूनिट्स, 138 यूनिट्स हमने डिजाइन की हुई हैं और उसी लेवल पे चीजें यहाँ पे प्लान की हैं। तो लो डेंसिटी रखने का क्या रीजन था आपका? लो डेंसिटी इन द सेंस आपका लैंड पैच के हिसाब से आप कितना ओपन एरिया डेवलप कर रहे हैं। लग्जरी की बात अगर आप करते हो तो ओवरऑल आप कितना ओपन एरिया डेवलप करके दे रहे हो, किस लेवल का प्रीमियम सेगमेंट आप जो डिजाइन कर रहे हो, कैसा स्पेस डिजाइन करके आप दे रहे हो, कॉमन एरिया स्पेस कैसा निकाल के दे रहे हो। लग्जरी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने मार्बल फ्लोरिंग दे दी या इंटरनल फिनिशिंग क्लासी दे दी, वो लग्जरी का पार्ट होता है, बट लग्जरी में आपका वो पीस, वो कम्युनिटी, बिल्कुल वो सिक्योरिटी, वो प्राइवेसी, ये सब मैटर बहुत करता है। सो वो हर एक चीज आपको इंपीरियल में मिलेगी। अच्छा, चलिए, अब सपोज कर लेते हैं कि आपने जब प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया होगा तो उसमें ये जो कंफर्ट और लग्जरी की बात आप कर रहे हैं, तो जो भी हमारे एंड यूजर्स हैं, जो भी रेजिडेंट होंगे, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और साथ ही साथ उनके कंफर्ट को किस तरीके से आपने डिज़ाइन किया हुआ है? देखिए, ऑफिस से बात है, अगर प्रीमियम सोसाइटी में आप एंटर कर रहे हैं तो फर्स्टली आपका सिक्योरिटी सर्विसेज किस लेवल पे डिजाइन जी। 3 टियर सिक्योरिटी सर्विसेज, मेन एंट्रेंस पे आपके बैरियर्स होते हैं, लिफ्ट ड्रॉप आउट एरिया पे आपका कार्ड एक्सेस होते हैं, यस, फेस स्कैनिंग होती है, देन आपका डोर बेल, आपका वीडियो डोर फोन बीडीपी सिस्टम इंस्टॉल रहता है, तो 3 टियर सिक्योरिटी सर्विसेज वगैरह डिजाइन की जाती हैं। देन आपका 3 साइड ओपन वेंटिलेशन प्रोसेस अगर देखा जाए कि आपका फ्लैट 3 साइड ओपन है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, वास्तु कंप्लायंस है, कॉमन एरिया स्पेस, नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से स्पेस उस लेवल पे डिजाइन किया हुआ है, क्या क्या एमिनिटीज हम इंटरनल डिजाइन करके दे रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी उसमें आ जाती हैं। अगर मैं साइजेस की बात करूँ तो लगभग किस साइजेस में आप यहाँ पर फ्लैट्स को बना? देखिए, साइजेस की अगर मैं बात करता हूँ, नॉर्मली आपका 2660 स्क्वायर फीट जो मेरा स्टार्टिंग है, 4 BHK विद सर्वेंट स्टोर, देन आपका 30 to 40 स्क्वायर फीट 4 BHK विद सर्वेंट स्टोर, देन 34-25 स्क्वायर फीट 4 BHK सर्वेंट स्टोर। सो 4 BHK ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो सेम माइंडसेट जेंट्री वाले आपको यहाँ पे मिलेंगे। और 3 BHK मान लीजिए मैं लेना हो तो? 3 BHK के लिए मैं, अच्छा, इस प्रोजेक्ट में 3 BHK है ही नहीं?
अच्छा, आप सिर्फ 4 BHK में सिर्फ बना रहे 4 हैं? BHK की ही एंट्री आपको यहाँ मिलेगी, जो अच्छा। कम्युनिटी लिविंग की मैं बात कर रहा हूँ। जी। सो दैट्स वाई अगर मैं लग्जरी की बात कर रहा हूँ, कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपने डिस्कस किया था कि डेवलपर्स 2 BHK 3 BHK विलास प्रोजेक्ट्स ले आते हैं, तो वहाँ पे हर तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं, जहाँ पे प्रॉपर मेंटेन करने में, प्रॉपर्टी रनिंग होने में बहुत इश्यूज आते हैं, ईगो क्लैशेस आते हैं। दैट्स वाई हमने जो प्लान किया हुआ है, जहाँ पे सिर्फ सेम माइंडसेट के लोग आ जाते हैं और बेटर कम्युनिटी आपको मिल जाती है, आपके नेबर आपके उस लेवल के मिलते हैं और सोसाइटी रन करने में इजी हो जाता है। तो ये तो बड़ी यूनिक चीज़ आपने बताया कि मतलब सिर्फ 4 BHK में आप इसको बना रहे हैं। अगर 4 BHK प्लस कुछ उसमें है 4.5 स्टोर, BHK आप सर्वेंट बोल या सकते हैं, जिसमें आपका 4 BHK विद सर्वेंट स्टोर ऑप्शन है। सर्वेंट प्लस ईच स्टोर दोनों? रूम आपका अटैच ड्रेसर एरिया, वॉशरूम एरिया एंड बालकनी एरिया। ओके। तो इसमें लगभग अगर मैं लोडिंग की बात करूं तो कितना % लोडिंग आ रहा है इसमें? देखिए, अगर आप सुपर और बिल्टअप जो मेजर है आप कैलकुलेट करेंगे 21% के लोडिंग। 21% लोडिंग है। ओके। किस तरीके के ऑडियंस को टारगेट करके आप इसको बना रहे हो? बिकॉज अगर 4 BHK मतलब ये ओनली 4 BHK का जो कॉन्सेप्ट आपने रखा है, ये तो मुझे नहीं लग रहा लखनऊ में कोई और बिल्डर कर रहा होगा इसको। ओवरऑल टेस्ट पे डिपेंड करता है। जी। 4 BHK की एंट्री जो है ओवरऑल आपका बिजनेस क्लास फैमिलीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डिफेंस है, तो आपको इस लेवल की जो एंट्री है वो ऑफिस से बाद है, वो 4 BHK की ही रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें उनका एक सर्वेंट क्वार्टर हो, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अवेलेबल हो चीज़ें, स्पेस अच्छा हो, लिविंग एरिया का, कॉमन एरिया का, किचन स्पेसेस हो, प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन हो, हर एक फ्लैट की पर्सनल प्राइवेसी हो। दैट्स वाई हमारे यहाँ कोई भी फ्लैट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, 3 साइड ओपन है, कोई वॉल शेयरिंग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मतलब माइंडसेट क्या रहा इसको जब भी डेवलप इसको डिजाइन किया गया होगा कभी? क्या माइंडसेट से उसको डिजाइन किया गया कि हम सिर्फ जैसे 4 मैंने BHK बताया में- कि मेरा हाँ। 10 साल का एक्सपीरियंस रियल एस्टेट मार्केट में जी। रहा है, सो जो भी कस्टमर्स के फीडबैक्स हैं उन्हीं को फॉलो करके ही हमने कहीं ना कहीं इसके लेआउट्स को अपग्रेड तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मार्केट डिमांड के ऊपर आप 4 BHK की एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट को लेकर के आए? किया, और सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आज की डेट में अगर मैं इंपीरियल रेसिडेंशिया पे हूँ और इंपीरियल रेसिडेंशिया के एग्जिस्टिंग जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ग्रेटर नोएडा में या गोरखपुर में या वृंदावन में, सो जिन्होंने वो प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस किया हुआ है, बाई किया हुआ है, अगर उनको उस लेवल का कंफर्ट मिला है, दैट्स वाई वो हमारे इस प्रोजेक्ट पे भी कस्टमर बने हैं। सो वो सारी चीज़ें आपकी लेगेसी फॉलो होती है। नहीं, एक चीज़ तो मैं भी मानता हूँ कि 4 BHK लेवल पे जो भी रेजिडेंट होते हैं, जो भी लोग उस तरीके के माइंडसेट के होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सेपरेशन तो चाहते हैं कि भाई हमारा सोसाइटी है, और वो कहीं ना कहीं इस लेवल पर होते हैं कि भाई उन्हें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद भी नहीं होती है कहीं ना कहीं। तो उस माइंडसेट से तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट तो हमारा हर तरह के कहीं ना माइंडसेट कहीं के लोग है। होते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों जी। को प्रॉपर एक टाउनशिप की जरूरत होती है, वो कि उस टाउनशिप में मैं शिफ्ट रहूं। कुछ लोगों को लो डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा क्राउड ना हो, तो प्रॉपर एमिनिटीज का यूटिलाइजेशन, नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा होंगी उसी हिसाब से एमिनिटीज का भी यूज होगा, और नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगी तो उसी हिसाब से एमिनिटीज यूज की जा सकती हैं, और फिर उनको मेंटेन करना, उनको रन करना, ये सारी चीजें इजी हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं लॉन्ग टर्म वैल्यू की बात करूं तो IR में कैसे लोगों को मिलेगी एक लॉन्ग टर्म वैल्यू? लॉन्ग टर्म वैल्यू के हिसाब से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको एक बेटर एप्रिसिएशन आ जाता है, देन आपका गुड कम्युनिटी जो आपको मिल जाती है इस लोकेशन पे, देन आपका बिल्डर क्रेडिबिलिटी आपको पता चल जाती है कि किस लेवल पे बिल्डर ने मुझसे कमिट किया और किस लेवल पे चीज़ें उसने डिज़ाइन करके मुझे दी। एप्रिसिएशन की जैसे आपने बात की, तो एप्रिसिएशन तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है एप्रिसिएशन का, आपकी विसिनिटी के ऊपर, आपकी लोकेलिटी के ऊपर। लोकेलिटी का डेवलपमेंट होता है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के प्राइसेस अपग्रेड होते हैं। लोकेलिटी का अपग्रेड होती है तो सोसाइटी के रेट्स भी बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर सोसाइटी प्रॉपर मेंटेन नहीं हुई तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगी। अच्छा। सो कम्युनिटी पे भी डिपेंड करता है कि इंटरनल जो जेंट्री है वो किस लेवल की है और वो प्रॉपर्टी को प्रॉपर रन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप सिंपल सा एक घर खरीदते हैं और घर को प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं तो उस घर की वैल्यू नहीं लगेगी। सीधी सी बात है। सराउंडिंग्स, गवर्नमेंट सराउंडिंग का डेवलपमेंट चाहे जैसा भी हो, अगर आप प्रॉपर्टी को अपने मेंटेन करके चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में उसकी डिमांड हमेशा रहेगी। जो दिखता है वही बिकता है। सही बात।
नहीं, फिर भी लोकेलिटी के ऊपर में अगर कुछ आप बताना चाहें कि लोकेलिटी में क्या फ्यूचर प्लानिंग हो रही है, जिससे आपको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि भाई अप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं वृंदावन योजना की, जी। आवास विकास की योजना है। अच्छा। बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में चीजें डेवलप की गई हैं। वाइड रोड है, कनेक्टिविटी इजी है, नियर टू शहीद पथ है, नियर टू एयरपोर्ट है, चारबाग कनेक्शन अगर मैं बात करूं हार्डली 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस में है। मेजर हाईवेज में आपको कानपुर रोड हो गया, देन आपका रायबरेली रोड हो गया, अयोध्या रोड हो गया, देन आपका बनारस रूट हो गया। हर एक चीज आपकी रीच में यहाँ से कनेक्टिविटी वाइज है। और नियर बाई हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक्स, मार्केट एंड ऑल सारी चीजें आपकी रीच पे है। अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर है जो लग्जरी सेगमेंट की तरफ इंटरेस्ट ले रहा है, या वो फ्लैट्स के ही कॉन्सेप्ट पे पहली बार आ रहा है, इससे पहले उसने सिर्फ प्लॉट्स डील वगैरह की है, प्लॉट्स वगैरह परचेज किए, फर्स्ट टाइम बायर है रेजिडेंशियल हाई राइज की तरफ, तो आप उसको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, या कुछ एक एडवाइस जो आप देना चाहें अपनी तरफ से? ऋषित जी, अगर मैं बोलूँगा फर्स्ट टाइम बायर है तो ऑब्वियस से बात है, अगर फर्स्ट टाइम बायर होता है तो उसका बहुत इमोशनल अटैच होता है प्रॉपर्टी से। सो इमोशनली होकर डिसीजन ना लें, थोड़ा प्रैक्टिकली होकर डिसीजन लें। लीगल क्लियरिटीज होनी चाहिए कि लीगली प्रॉपर्टी क्लियर है, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी कैसी है, और उनकी यूजफुल है उनके लिए वो स्पेस की नहीं है, उस हिसाब से उनको डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा, बिल्डर क्रेडिबिलिटी अगर की आप बात कर रहे हो कहीं ना कहीं, और एक टर्म है रेरा, तो रेरा अगर है तो क्या बिल्डर क्रेडिबिलिटी देखना इंपॉर्टेंट है, या सिर्फ रेरा से ही हम कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं कि भाई दिस प्रॉपर्टी इज गुड? रेरा 2018 से यूपी में एप्लीकेबल हुआ जी। बिल्डर यहाँ पे वर्क कर रहा है 30 ईयर प्लस, ठीक है, तो बिल्डर ने बैक एंड में क्या क्या चीजें वर्किंग की है, कस्टमर्स की जो डिमांड्स थी उनको फुलफिल किए हैं, उस लेवल पे मार्केट में चीजें अपने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकेशन अगर बिल्डर अच्छा है तो वो आपको रॉन्ग लोकेशन को भी बेटर बना देता है, तो ये बहुत मैटर करती हैं चीजें। मतलब सिर्फ रेरा इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ हमें बिल्डर बैकग्राउंड भी चेक करना होता है। ओके। तो एक परफेक्ट डील अगर आपको किसी को करनी है ना, परफेक्ट डील इन द सेंस मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए हमें एक सेटिस्फैक्ट्री डील करनी है कि भाई हमने प्रॉपर्टी परचेज की, हमने CLP के अकॉर्डिंग पेमेंट दी, और लास्ट में हमें पोजीशन भी मिल गया। क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स तो मैं पर्सनली जानता हूँ जहाँ पर आज भी पेमेंट प्लान स्टक है, प्रोजेक्ट स्टक है, और सारी चीज़ें रुकी हुई। तो अगर हमें इन चीज़ों से बचना है तो उसके लिए कोई ऐसे 3 रूल्स जो आप बताना चाहो? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन। अब लोकेशन कैसी है जी? LDA अप्रूव्ड है, आवास विकास की लोकेशन है, तो उनसे NOCs क्लियर होती हैं। सो लोकेशन बहुत मैटर करता है। बिल्डर क्रेडिबिलिटी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्डर ने किस लेवल पे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और आने वाले टाइम पे उनके क्या प्लान है, तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। और देन आपका तीसरी होती है किस लेवल की कम्युनिटी सराउंडिंग्स में रह रही है। ये तीनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं उस लोकेशन पे। अच्छा, जैसे आपका जो प्रोजेक्ट है, अगर इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूं पर्सनली, तो यहाँ पर एक इन्वेस्टर माइंडसेट से आना ज़्यादा बेनिफिशियरी है फ्यूचर के लिए, या एंड यूजर के फॉर्म में आना ज़्यादा? बेनिफिट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन मेजर आपका एंड यूजर। अगर आप 4.5 BHK फ्लैट में एंटर कर रहे हैं, सो आप उसमें रह करके उसका एक्सपीरियंस करेंगे जो ज़्यादा बेटर है। वो तो बात एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर ऑप्शन। मतलब 4.5 BHK की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इस तरीके का तो प्रोजेक्ट मुझे नहीं लग रहा लखनऊ में है। बहुत रेयर लखनऊ में अगर कुछ होते भी हैं, बट सिर्फ 4 BHK ऑप्शन सोसाइटी में जी ये जल्दी नहीं मिलते। मतलब ये तो मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए तो ये पहला नोन प्रोजेक्ट ऐसा हुआ है जिसमें एक्सक्लूसिविटी कहीं ना कहीं दी जा रही है। यस। अदरवाइज इसके अलावा मैंने सिर्फ एक और दूसरा प्रोजेक्ट है, उसमें ही मैंने सुना था कि भाई दे आर गोइंग टू बिल्ड अ 5 BHK प्रोजेक्ट, और उस तरीके का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं, लेकिन वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो एक वो सुना था मैंने, उसके बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट मैं सुन रहा हूँ कि भाई एक्सक्लूसिविटी आ रही है। मतलब ये तो सच में हैट्स ऑफ थिंग है। अच्छा, मैं अगर बिल्डर की बात करूँ यहाँ पे, तो इससे पहले बिल्डर का क्या, अगर बिल्डर क्रेडिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, देखिए अगर मैं बिल्डर की बात कर रहा हूँ तो ऑलरेडी इनका 30 साल का मार्केट एक्सपीरियंस है, जिसमें इन्होंने कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी डिजाइन किए हुए हैं। देन इसके अलावा इन्होंने ग्रेटर नोएडा में प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है, गोरखपुर में प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है, देन आपका
लखनऊ लोकेशन पे भी इन्होंने वृंदावन में 3 BHK सर्वेंट ऑप्शन डिलीवर किया हुआ है। और देन ये जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा सा अपग्रेड सेशन में है, जिसमें हमने थोड़ा प्रीमियम लेवल पे चीज़ें दी हुई हैं। सो चीज़ें उसी लेवल पे डिज़ाइन है। बिल्डर का बैकग्राउंड की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह भी किए हुए हैं, दैन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्होंने एमिटी आपका क्या कहता है, अमेठी में मेडिकल कॉलेज वगैरह जो डिज़ाइन किया हुआ है, आपका गंधर्वा करके प्रोजेक्ट इन्होंने ग्रेटर नोएडा में दिया है, इंपीरियल क्रस्ट करके आपका वृंदावन योजना में दिया है, देन इंपीरियल क्रस्ट करके इन्होंने गोरखपुर में भी दिया है। अच्छा। और लिटरली बता रहा हूँ मैं, इंपीरियल क्रस्ट भी हमारा जो कि है रिसेंट ओपन किया गया है, लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे अपने आप को एक्सपेंड किया हुआ है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे पुराने प्रोजेक्ट से एक्सपीरियंस करके हमारे इस प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। नहीं, फिर भी मैं बेसिकली अच्छा बैकग्राउंड पूछने का पर्पस भी मेरा यही था, ये जो एक्सक्लूसिविटी का कॉन्फिडेंस है ये आया कहाँ से कि भाई हम एक्सक्लूसिविटी लेकर के आते हैं? क्योंकि आज की डेट में देखिए कहीं ना कहीं बहुत से बिल्डर्स ऐसे हैं, इन्वेस्टर के तरीके से लोग एंटर तो कर जाते हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर लोगों को आज भी एग्जिट प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है। इन्वेस्टर्स का पैसा कहीं ना कहीं रुका हुआ है, एंड यूजर उतने हैं नहीं मार्केट में। ऐसे केसेस में हम एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट को लेकर के अगर आ रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस का बैकग्राउंड क्या है? बस मैं बेसिक ये जानना चाह रहा हूं। अपने आप को बनाना है तो ऑफिस से बातें कुछ नया लाना होगा जी। और देन अगर मैं बात करूं वृंदावन योजना की, एक तरह से ये न्यू लखनऊ जो डेवलप हो रहा है, और इस लोकेशन पे इस लेवल का कोई प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट में अगर हम बात करते हैं, कोई कंपटीशन नहीं है सराउंडिंग्स में। सो मार्केट में लेके आए हैं तो ऑफिस से बातें कुछ तो प्लान किया ही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो इंटरनल प्लानिंग है। चलिए, इमोशनल होकर के डिसीजन लेना चाहिए या प्रैक्टिकल होकर के? प्रैक्टिकल। अगर आज की डेट में आप किसी भी प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी आपकी यूजफुल वाली चीज़ें हैं वो सोसाइटी में अवेलेबल हों, जो आपकी नीड है वो सोसाइटी से फुलफिल हो, लीगल क्लैरिटीज क्लियर हों, और देन आपके जो भी टाइम क्लॉज के हिसाब से, पेमेंट प्लान के हिसाब से चीज़ें वर्कआउट हो पाती हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी बिल्डर के एंड से मिल पाती है, वो सारी चीज़ें आप एक बार क्लैरिटी के साथ आगे डिसीजन ले सकते हैं। बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ आपके साथ में, और काफ़ी लंबे डिस्कशन में आई थिंक बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी यहाँ पे। लास्ट में बस आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि लखनऊ के जो भी अपकमिंग बायर्स होने वाले हैं, जो भी लोग प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, लखनऊ साउथर जोन जो कि आपका ये लखनऊ वृंदावन योजना आ जाता है, और इस लोकेशन पे मेजरली अगर किसी को लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में प्रेफर कर रहे हैं, एक 4 BHK ऑप्शन लो डेंसिटी में, सो ऑफिस से बातें एक बार आप विजिट करिए और एक्सपीरियंस करिए इंपीरियल रेसिडेंशियल। सो आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको दिख रहा है इस लोकेशन पे। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ आपके साथ में। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। आज के इस पूरे पॉडकास्ट में हमें ये सीखने को मिला कि लग्जरी प्रॉपर्टी को बाय करना सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल एंड लॉन्ग टर्म विजन का ये एक डिसीजन होता है। सो ह्यूज थैंक्स टू मिस्टर अंकुर द्विवेदी, जिन्होंने इस पूरे पॉडकास्ट में हमें इतनी सारी बातें सिखाई और बताई। अगर आप भी इस तरीके के कंटेंट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब कीजिए ट्रस्ट ब्रिक।